नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं अमलेश सर स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे छात्रों, आज हम सब बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 की और चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है और आज के इस वीडियो में हम तीसरे लेक्चर की बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो लेक्चर 2 में हमने पूरा अम्ल देख लिया था। अम्ल क्या होता है, अम्ल का उपयोग क्या होता है और उसके रासायनिक गुण और उसके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा अच्छे तरीके से कर लिया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम क्षार क्या होता है, क्षार का उपयोग और साथ साथ में क्षारों का भौतिक गुण, रासायनिक गुण जानेंगे। तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है, उसके बाद ही आप चीजों को सीख पाओगे, अन्यथा नहीं सीख पाओगे। याद रखिए, यदि आप क्लास 10th के बच्चे हो तो आपको समर्पित करना पड़ेगा। और समर्पित करना क्या है, आपको अपना समय समर्पित करना है हमारे साथ, और आप समय समर्पित कीजिए और परिणाम आप अच्छा ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो हमें बताना क्या है आप सबको। चलिए क्षार आते हैं, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। सुनिए मेरी बात, तरफ से पहले आप एक लाइन में डिफिनेशन दे सकते हो कि क्षार जो होता है, जिनका स्वाद कड़वा होता है या तीक्ष्ण या तीखा होता है और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वही कहलाता है आपका क्षार। ठीक है जी, तो आप 2 शब्दों में ध्यान दोगे, यहाँ पर 2 शब्दों में याद करोगे कि जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है, जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, वही क्षारक कहलाता है। उदाहरण के लिए साबुन, आप साबुन का ले लो, साबुन का चयन करोगे तो साबुन एक क्षारक ही होता है। ठीक है, क्षार होता है। और आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, देखिए आर्हेनियस सिद्धांत तो बस इतना बोल दीजिएगा कि वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में क्या होता है, वियोजित होकर OH आयन देते हैं। ठीक है, यानी आप कोई भी क्षार ले लो, मान लो मैंने ये क्षार ले लिया KOH, मैंने जब इसे जल में डाला तो K प्लस OH माइनस में टूट गया। यानी क्या दोगे, वे क्षार जिसे जल में वियोजित होने पर या जल में डालने पर जो अपने आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है। और कौन सा आयन के रूप में वियोजित होगा, केवल और केवल OH माइनस में वियोजित होगा, तो वही कहलाता है आर्हेनियस सिद्धांत। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार जो OH माइनस बनता है उसे क्षार के नाम से हम लोग जानते हैं। ये शब्द को आप लोग याद रखोगे। लीजिए कि वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयन। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, आप ही मत कहिए सर जी आप कहें केवल OH माइनस, तो OH माइनस बना तो प्लस वाला भी, लेकिन हमें प्लस वाला नहीं है, हमें केवल क्षार को खोजना है ना। तो केवल और केवल OH माइनस यानी ऋणावेशित वाला बताना है। ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन OH देते हैं, वही क्या कराते हैं, क्षारक या भस्म के नाम से जाने जाते हैं। आप इस शब्द को यहाँ पर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि एक शब्द लिखा गया है नोट में कि वे क्षारक जो अम्ल में घुलनशील होते हैं। मान लीजिए आप कह दोगे कि बहुत से क्षार अम्ल में घुलते हैं, नहीं भी घुलते हैं, तो ले लीजिए कि जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। आप इस वाले पॉइंट को याद रखोगे, कंफ्यूजन में हो तो रहने दो, मत याद रखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे बढ़ाता हूँ बात को, अपने क्षारकों के प्रकार पर आता हूँ। ठीक है, तो आयनन के आधार पर क्षारकों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्रबल क्षारक और एक दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक वही है जो अल्फा का वियोजन, मतलब अल्फा का वियोजन कह रहा हूँ, जो आयनन के रूप में पूरी तरीके से होता है, वो प्रबल क्षारक होता है। और दुर्बल क्षारक जो पूरी तरीके से वियोजित नहीं होता है। मैंने क्या कहा, जो पूरी तरीके से वियोजित होगा प्रबल क्षारक, जो पूरी तरीके से वियोजित नहीं होगा दुर्बल क्षारक के नाम से जाना जाएगा। तो क्या करा है, प्रबल क्षारक में वे क्षारक जो जल में पूरी तरीके से वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए KOH है, इसे आप जल में वियोजित करोगे तो K प्लस OH माइनस में बदल जाएगा। फिर आप एक अन्य OH लोगे तो इसमें भी ध्यान दोगे कि Na प्लस और OH माइनस में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन सबको याद रखोगे। प्रबल क्षारक का एग्जाम्पल याद रखिएगा, KOH, NaOH और BOH का होल ट्वाइस पूछा जाएगा।
बहुविकल्पी में पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि प्रबल क्षारक का एग्जाम्पल बताइए, तो KOH और NaOH और BOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए मैं बातों को आगे बढ़ाता हूँ। उसके बाद आता है दुर्बल क्षारक। तो वे क्षारक जो जल में पूरी तरीके से वियोजित नहीं होता है, क्या कहलाता है? दुर्बल क्षारक कहलाता है। एक मिनट, चलिए झाला आ गया था कैमरे पर, इसीलिए मैंने उसे साफ किया। तो जो जल में पूरी तरीके से आयनित या वियोजित नहीं होता, दुर्बल क्षारक कहलाता है। दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल याद रखिएगा, AlOH का होल थ्राइस। आप इसे अलग करोगे तो एल्यूमिनियम पर +3 और 3OH पर -, क्यों? क्योंकि OH 3 को है तो OH 3 होगा, और ये तीनों इसके ऊपर रहता है, इसीलिए घात उतरता है, तो ये +3 हो गया। उसके बाद NH4OH, NH4OH जो एक साथ रहेगा, तो जब अलग करोगे NH4 पर प्लस और OH पर माइनस, ही हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं भौतिक गुण। मैंने पीछे वाले वीडियो में जब ऑनलाइन क्लास चल रहा था तो शायद ये चीजें थोड़ा थोड़ा बता दिया था, इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है जी, आप पीछे वाला लेक्चर 2 जब देखोगे तो जो लाइव क्लास में लिया था वहां पे, तो वहां तक ही बता दिया था। ठीक है, आगे बात करोगे, क्षारकों के प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहला भौतिक गुण क्या है? ये स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। बस पहला भौतिक गुण वही है जो आप इसका डिफिनेशन दिए हो कि स्वाद में कड़वे और तीखे होते हैं, पहला याद रखिएगा। दूसरा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जो डिफिनेशन में बोले हो उसको आपको भौतिक गुण के रूप में यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। और क्षारक का स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं, इसीलिए मैंने बोला है कि साबुन क्या एक क्षार है। क्यों? क्योंकि साबुन छूने पर एकदम सरक जाती है, चिकने होते हैं। ठीक है, तो क्षारक का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है साबुन। साबुन चिकना होता है और चिकने ही जो होते हैं साबुन जो होते हैं क्षारक होती हैं। अम्लों के समान क्षारकों की प्रवृत्ति संक्षारक होती है। जिस तरीके से अम्ल संक्षारक था, उसी तरीके से क्षारक भी, इसकी प्रकृति संक्षारक होती है। यह प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तरफ तुलना में कम होती है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति अम्लों की तुलना में थोड़ा लो होती है। जहाँ पर अम्ल आप जहाँ पर डाल दोगे वहां पर मोर्चा लगा रहेगा, मोर्चा छोड़ देगा। आप देखे भी होंगे एसिड का उपयोग किया जाता है लैट्रिन में, जिस लैट्रिन में मोर्चा लगा होता है या फिर जो सीट बैठने वाला होता है उसमें उपयोग किया जाता है अम्ल का। अम्ल डालते हैं तुरंत छुड़वा देता हूँ। ठीक है, तो उनकी प्रकृति संक्षारक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब इसको याद रखने का प्रयास करोगे। तो भौतिक गुण में 2-3 भौतिक गुण, एक कहोगे कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर दिया, अम्ल जो होता है कड़वा होता है, इसका स्वाद और तो और साबुन की तरह चिकना होता है। ठीक है, और ये समान होता है किसके? अम्लों के बात ही, लेकिन उससे थोड़ा सा कम होता है। चलिए अब इनके रासायनिक गुणों के बारे में जब हम बातचीत करें तो रासायनिक गुण निम्नलिखित है। सबसे पहला हमें देखिए, रासायनिक गुण का मतलब ये होता है कि आप क्रिया किस चीज से करा रहे हो। ठीक है, यानी क्षार को पहले हम धातु के साथ कराएं, क्षार को फिर हम जल के साथ कराएं, क्षार को फिर किसी और के साथ कराएं, तो वो उसके साथ क्या रिएक्शन देता है, वही होता है रासायनिक गुण। चलिए, तो रासायनिक गुण में सबसे पहले धातु के साथ क्रिया, प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी ये हेडिंग डालोगे आप यहाँ से, देख लीजिए प्यारे बच्चों, मैं पहले ही बता देता हूँ, आप यहाँ से लेके यहाँ तक हेडिंग धातु के साथ क्रिया, और बाकी यहाँ से आपको लिखना आता है। तो प्रबल क्षारक का मतलब, जो मैंने प्रबल क्षारक एग्जाम्पल दिया था, NaOH, KOH और क्या बोले थे, AlOH का होल ट्वाइस। तो सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब लीजिए, देखिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए क्षार किसके साथ, धातुओं के साथ क्रिया करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, सॉरी लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। प्लस बीच में देना चाहिए था लेकिन प्लस नहीं दिया। यहाँ पर भी लिखा है, यह क्षारकों को धातु पात्रों में नहीं रखना चाहिए। कभी भी धातु के पात्रों में क्षारकों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सक्रिय है तो क्रिया तुरंत कर लेगा। आइए मैं क्रिया करा कर दिखाता हूं। चलिए एक लेता हूं Na, ठीक है, Na क्या है, सोडियम है। सोडियम का क्रिया कराता हूं किसके साथ, नहीं Na मत लीजिए, आप लीजिए जिंक। उसके बाद NaOH, ये क्षार है, क्या है, प्रबल क्षार है। ठीक है, प्रबल क्षार है तो भैया होगा क्या होगा बताओ आप ही, इस पर प्लस और इस पर माइनस, यही ना हो सकता है जी। क्या बनाता है बताइए,
अगर हम किसी क्षार की क्रिया किसके साथ कराते हैं, क्षार की क्रिया अगर जिंक के साथ कराएंगे तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पर कुछ व्यवस्था बनेगा, सोडियम जिंकेट के नाम से बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। यानी आप कहोगे यह सोडियम जिंकेट उसके बाद ओ कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन ये ट्वाइस हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यहाँ पर आप 2 दोगे, यहाँ पर आगे आप लगा दोगे 2, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन मत लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा 2। ये सोडियम जिंकेट के नाम से जाना जाएगा। पीछे एक बार जरा चेक कर लीजिए, हाँ सही तो है। मैंने जिंक की क्रिया जब करा दिया इसके साथ तो सोडियम जिंकेट बनेगा। ये सोडियम जिंकेट होता है, थोड़ा देखने में अजीब है लेकिन आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस आपका निकल गया। नोट में लिखा है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को सोडियम एल्यूमिनेट भी कहा जाता है, ठीक है। कहा है कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को सोडियम एल्यूमिनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये याद रहेगा कि नहीं, एक बार बताइए। तो मैंने कहा फिर एक बार देखिए, जिंक की क्रिया कराओ NaOH के साथ, तो पहली बात इनको लेके जाइए इन सब के साथ, इन सब को लेके जाइए इन सब के साथ, तो होगा NaZnO, ठीक है। बात आती है किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन गैस को जब आप बाहर निकालोगे तो 2 होगा या 1 होगा, तो आगे लगाओगे 2, और जब आगे आपने 2 लगा दिया तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा 2। तो सोडियम भी 2 हो गया, जिंक भी 2 हो गया, तो जिंक को 2 लगा दीजिए। लीजिए सोडियम जिंकेट। कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, बोलने से ही आपको बोलने आता है। चलिए मैं आगे देखता हूं, दूसरा अभिक्रिया किसके साथ कराना है। दूसरा अभिक्रिया कराना है अधात्विक ऑक्साइड के साथ। किसके साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। चलिए किया जाए अधात्विक ऑक्साइड के साथ, बताइए सभी लोग। कह रहा है अधात्विक ऑक्साइड मैंने जानते हो, मतलब ये कि आपका ऑक्साइड तो रहेगा, ऑक्सीजन तो रहेगा, लेकिन इसके साथ जो आएगा अधातु रहेगा। तो CO2 भी हो सकता है, SO2 भी हो सकता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन आ रहा है किसके साथ, अधातु के साथ। ये सब अधातु है और जिन पर निगेटिव चार्ज होता है वह धातु का ही रूप होता है, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूं एक बार कि क्षारक और धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाएगा, ठीक है। इसको भी कह रहा है कि क्षारकों को धातु के पात्रों में नहीं रखना चाहिए, रखोगे तो रिएक्शन करके कुछ गड़बड़ चीजें बना देगा जो हमारे लिए सही नहीं है। यह अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। यह अभिक्रिया जो होता है ना जी, यह अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति। अब ये जो अधातु ऑक्साइड आगे चल के जो बनाएगा ये कहीं न कहीं अम्लीय प्रकृति को दिखाता है। जैसे मान लीजिए चलिए मैंने कहा कि चलिए आप एक अधातु ऑक्साइड लो CO2 और ले लो, क्या लोगे, एक क्षारक ले लिए CaOH का होल ट्वाइस, जो यहाँ पर दिया हुआ लीजिए CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है जी। तो ये जो OH का होल ट्वाइस है आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, OH और OH। तो कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, तो लीजिए आज मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूं, ठीक है। आप एक जल यहां से निकाल दीजिए। देखिए सबसे पहले आप क्या निकालिए, जल। आप जल को जब बाहर निकाल दोगे H2 हो गया बाहर, और भी कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है जरा चेक कीजिए तो Ca बच रहा है, ठीक है। Ca और CO2 है, एक ऑक्सीजन मिलके हो जाएगा Ca3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आप लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड लीजिए और यहाँ पर CaOH की जगह यहाँ पे कुछ और ले लीजिए, तो कुछ ले सकते हो, लेकिन पहले CaOH का ही ले लो। CaOH का लोगे तो नो डाउट आपका जल बाहर भागेगा, आपका जल गया बाहर, और जैसे जल गया बाहर तो CaSO3 बन जाएगा, कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा ये, ठीक है। सल्फेट नहीं सल्फाइड को। उसके बाद मान लीजिए आपने कह दिया कि चलिए CO2 की क्रिया अगर हम किसके साथ करा दे, इस बार हम दूसरा क्षार ले लेंगे। दूसरा क्षार क्या होता है बताइए,
दूसरा क्षार कोई भी ले सकते हो। अगर आप NaOH को ही लोगे तो करना क्या पड़ेगा, आपको जल बाहर निकालना पड़ेगा। जल बाहर निकालने के लिए 2 लेना पड़ेगा, H2 हो जाएगा बाहर यहाँ से, उसके बाद इसे बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन आप मेरी मानो तो चीज़ों को लंबा बढ़ाने से अच्छा है कि आप एक आध दो एग्जाम्पल जो आपके लिए तैयार उसे तैयार रखिएगा, या तो इसे तैयार कर लीजिएगा या इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल को याद रखिएगा। किसके साथ था, तो मैंने जब क्या लिया, मैंने धातु ऑक्साइड लिया, क्या लिया, धातु ऑक्साइड की क्रिया किसके साथ, धातु ऑक्साइड की क्रिया किसके साथ, क्षार के साथ, क्षार के साथ कराया तो लवण तो बना ही बना, साथ में जल बना। देखिए ऊपर ले लीजिए एग्जाम्पल, यही सारा चीजें हैं, ठीक है। तो मैंने ये भी आपको बता दिया, इन चीजों को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, तीसरा, क्षारक अम्लों से अभिक्रिया। तो अब क्षार जो है अम्लों से क्रिया करेगा, क्षार अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, तो लिखिए, कह रहा है क्षार क्षारक अम्लों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देता है। ये बताइए, अगर क्षार है, क्या है, अगर ये क्षार है, अगर अम्ल से क्रिया करेगा तो इसका मतलब ये क्या बना देगा, उनको उदासीन बना देगा। जैसे प्लस और माइनस मिलते हैं तो दोनों लोग न्यूट्रल होते हैं, क्या आ जाते हैं, न्यूट्रल होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या कह रहा है, जरा लिखी हुई लाइनों को पढ़िए। कह रहा है कि क्षार को अम्ल से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ले लो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। चलिए इस OH होल थ्राइस को हम 3 बार लिख लेते हैं। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप ऐसे लिख लोगे, ज्यादा ही बेहतर रहेगा। उसके बाद आप लिखोगे H2SO4। तो जब क्रिया कराओगे, नो डाउट पहले आपको क्या देना पड़ेगा, जल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, जल देना पड़ेगा। पहले जल देके या तो लवण बनाओ। मान लीजिए इस पर प्लस होता है और इस पर माइनस। देखिए एल्यूमिनियम पर +3 होता है, सल्फर पर -2 होता है। तो जब दोनों एक पास आएंगे तो AlSO3 ये उतरेगा घात, तो क्या हो जाएगा, पर होल थ्राइस होगा। क्या होगा, होल थ्राइस। तो लिखोगे AlSO3 का होल थ्राइस। आप कहोगे सर जी एल्यूमिनियम SO4 के साथ गया तो ये 4 था जी, ये 3 बार हो गया, ठीक है। SO4 3 बार हो गया। तो इस तरीके से आप कहोगे कि SO4 जब यहाँ 3 बार आ गया, ठीक है, कितना बार आ गया, 1 मिनट रुके रहिए अभी। अगर ये घात मान लीजिए, ये घात अगर इसके नीचे उतर के 3 है तो का ये वाला घात तो नहीं उतरेगा, यहाँ पर 2 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर Al2SO4 का होल थ्राइस बनेगा। तो आप कहोगे सर जी एल्यूमिनियम यहाँ 2 बार हो गया, तो भैया हमको एल्यूमिनियम 2 बार करना पड़ेगा। और जब 2 बार कर दिए तो आप यहाँ पर, आपको जल पता है बाहर निकल ही रहा है, तो कितना मॉलिक्यूल निकलेगा बस बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये इस तरीके से लिखोगे तो भी चलेगा, इस तरीके से लिख दो 2AlOH का होल थ्राइस, 3 दूना के 6, यानी 6 तो क्या है, OH है। क्या है, 6 को प्यारे बच्चों OH है। हाय देखिए एक जल गया, अरे सही है। मैंने क्या कहा, एक जल गया, फिर 2 जल गया, फिर 3 जल गया, यानी 3 ठो जल जा रहा है और सीधा सीधा में 2 ठो ऑक्सीजन हमें सेफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 ठो हमें ऑक्सीजन सेफ दिखाई दे रहा है। तो आप क्या लगा सकते हो, बताओ क्या कह सकते हो इसमें। चलिए पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं भाई, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। ये SO4 3 बार है, SO4 1 बार है तो अगवा लगा दो 3 बार, 3 बार पूरा हो गया।
उसके बाद आप कहोगे हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो आगे लगा दोगे 6। लो सब कुछ पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया। इसमें थोड़ा माथा पूछी करना पड़ेगा। चलिए मैं फिर एक बार बताता हूँ आपको कि आपने कहा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करा दीजिए किसके साथ, किसके साथ था जी, H2SO4 के साथ। नो डाउट ये एल्यूमिनियम जाएगा, देखिए एल्यूमिनियम पर +3, SO4 पर -2, ये पर -2 पर +3, जब दोनों एक साथ आएंगे तो AlSO4 हाई घात उतरेगा 3 हो जाएगा, हाई घात उतरेगा 2, तो आपका बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, एक चीज हमारा पूरा हुआ। तो आप कहोगे सर जी एल्यूमिनियम 2 बार है, एल्यूमिनियम को यहाँ 2 बार कीजिए। एल्यूमिनियम जैसे आपने 2 बार किया तो ये 6 बार OH हो गया, 6 बार OH हो गया, तो आप बेझिझक होके जल को भी बाहर निकालना है। जल को जब बाहर निकालोगे तो आप पहले हाइड्रोजन को बराबर कर लो ना, हाइड्रोजन को नहीं बराबर करो, पहले आप बराबर करो। SO4 यहाँ 3 बार है, SO4 यहाँ 1 बार है, तो यहाँ पर 3 बार करोगे तो 3 बार पूरा हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 6 बार। हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पर, 3 लगा दो, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद सब कुछ बैलेंस हो गया, पूरा चेक कर लीजिए। तो ये होता है आपका ये। कहोगे कि जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया प्रबल अम्ल के साथ कराया गया तो उनके प्रभाव को नष्ट करके एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया और जल बन गया। ये भी एक प्रकार का लवण है, देख लीजिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्यूमिनियम सल्फेट और जल। ठीक ठाक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद मैं बातों को जब आगे बढ़ा दूं तो अब आइए अगला वाले पर। अगला वाले पर जब आओगे, प्रबल क्षारकों को जल में विलय करने पर पूर्णतः आयनित होकर जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH देते हैं। इसके विपरीत दुर्बल जलीय विलयन में प्रबल क्षारक की अपेक्षा कम आयनित होते हैं। बात वही कह रहा है कि प्रबल क्षार लोगे, मैंने क्या कहा, प्रबल क्षार लोगे। प्रबल क्षार में कौन कौन आता है, प्रबल क्षार में NaOH आता है, KOH आता है, उसके बाद AlOH का होल थ्राइस आता है। ये प्रबल में। दुर्बल में कौन कौन आता है, तो दुर्बल में आपका NH4OH आ सकता है या CaOH का होल थ्राइस, ये सब दुर्बल है। तो दुर्बल में इसको, दुर्बल वाले को आप जब डालोगे जल में तो पूरी तरीके से आयनित नहीं होंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से आयनित होंगे। यही बात यहाँ पर लिखा गया। अरे आयनित का मतलब ये मान लो जल में डाल दिए तो पूरी तरीके से आयनित हो जाएंगे, जबकि वो पूरी तरीके से आयनित नहीं होंगे। ठीक है, यही बात है। मैं बातों को आगे बढ़ाता हूं तो लास्ट वाला देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। लास्ट वाला कह रहा है कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षारीय हाइड्रोक्साइड व जल में अपघटित हो जाती है। कह रहा है कि कुछ क्षार गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड में विघटित हो जाते हैं। ठीक है, कुछ क्षारक ऐसे होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल होता है, आप याद रखोगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा ये MgOH। क्यों, क्योंकि Mg पर होता है +2 और OH पर होता है -1। जब इसके साथ आता है तो जब घात उतरता है तो 2 बार हो जाता है, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या करोगे, जब आप गर्म करोगे, गर्म करने के लिए कह रहा है ना, देखो क्या कर रहा है, गर्म करने पर जल में विघटित। तो आप सीधा कह दोगे भैया यहाँ पर जल निकाल दीजिए, H2O चला जाएगा बाहर, H2O गया बाहर तो बचा क्या आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, चलिए मैं बातों को आगे बढ़ा देता हूँ। तो लीजिए, इसका उपयोग भी आज आपको पढ़ा के खत्म ना कर देता हूँ। आज पूरे क्षार को खत्म करके उसके बाद कल से कुछ दूसरा चीजें जो है शुरू किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो क्षारकों के उपयोग, ठीक है, क्षारकों के उपयोग में कह रहा है क्षारकों के मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। सबसे पहले हमारा क्षारक सब होते हैं जी, चाहे प्रबल क्षारक हो चाहे दुर्बल क्षारक हो, सबका कोई ना कोई उपयोग होता है। तो उपयोग होता है तो क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में AlOH का होल ट्वाइस का प्रयोग वस्त्र और प्रति अम्ल बनाने में कहते हैं। यानी जो अम्ल होता है उसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए, यानी अम्ल है तो अम्लहीन कर दीजिए ना उसे,
उसकी प्रभाव को खत्म करने के लिए क्षार का उपयोग किया जाता है पहली बार, ठीक है, वस्त्र बनाने में और प्रति अम्ल बनाने में, ठीक है। अमोनिया हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग ब्लीचिंग एजेंट अर्थात निर्मलीकरण, जो धोने वाला कपड़ा होता है उसका भी बनाने में उपयोग हो सकता है। और अमोनियम का लवण बनाने में भी उसका उपयोग होता है, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो याद रखोगे कहोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए NaOH का उपयोग तो आपको पता होगा, जो साबुन बनता है NaOH का ही उपयोग से बनता है, ठीक है। तो भाई NaOH का प्रयोग साबुन और साथ साथ में धावन पाउडर, जो धोने वाला पाउडर होता है, जो धोने वाला कपड़ा होता है, उसका भी उपयोग बनाने में किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। रेयान बनाने में और साथ साथ में कागज भी बनाने में, लुगदी बनाने में। सोचिए कागज, लुगदी, धोने वाला कपड़ा, धोने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन, सबके उपयोग NaOH से ही बनाया जाता है, ठीक है। बाकी ये जो क्लीनिंग पाउडर एजेंट है वो भी बनाने में, साथ साथ में वस्त्र और प्रति अम्ल बनाने में सबका कहीं न कहीं क्षारकों का ही उपयोग है। लेकिन किस क्षारक का उपयोग, तो लीजिए यहाँ पर लिख के एक आध बार तैयार कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लीजिए बता दे रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग चमड़ा के उद्योगों में, जो चमड़े की कंपनियां होती है ना जी, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योगों में खारे जल को मृदु जल व ब्लीचिंग पाउडर आदि बनाने में, जो खारा जल होता है उसको मृदु बनाने में किया जाता है, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी, ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है क्या? CaOCl2, जिसका उपयोग कई जगहों पर होता है, ठीक है। आप जो खाते हो गुलाब जामुन, उसका भी प्रयोग होता है इसके बनाने में, ठीक है। आगे लिखा है कि टूथपेस्ट हल्का सा क्षारी होता है। हम जो कोलगेट करते हैं मुंह में डाल के, ठीक है, वह क्या होता है? उसकी प्रकृति हल्का सा क्षारी होती है। इस कारण यह दांतों के चारों ओर अम्ल के अधिक को उदासीन कर देता है। देखिए भाई, वैज्ञानिक लोग बड़ा होशियार है। मुंहों में चारों ओर अम्ल है, अम्लता का गुण दिखाता है, लेकिन अम्लता के गुण दिखाने से कभी हमें नुकसान भी होता है। इसीलिए उसको हटाने के लिए कोलगेट में मिला दिया जाता है क्षारीयता का गुण, जो मुंह में डाल के रगड़ते हैं, सारा क्या होता है? अम्लता और क्षारीयता मिलकर क्या होते हैं? उदासीन हो जाती है। मधुमक्खी तथा चींटी के काटने पर मेथनोइक अम्ल। चलिए एक शब्द यहाँ पर नोट है, नोट में हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बातें हर कोई टीचर आपको नहीं बताता है, ठीक है। जो बताते हैं उनको याद करने का प्रयास कीजिएगा, कुछ विशेष विशेष चीज जो बताई जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ विशेष चीज बता रहा हूँ कि मधुमक्खी या चींटी के काटने पर हमेशा मेथनोइक अम्ल, जिसे फार्मिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, स्रावित होता है। तो कोई पूछेगा कि चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो चींटी और मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड होता है या मेथनोइक अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है HCOOH। जब काटती है ना तो हमारे अंदर वहां छू दे, उसी में गिरा देती है, पोटका ऊपर आ जाता है और हमें जलन महसूस होता है, तो उनके डंक में यही एसिड होता है, ठीक है। बताइए सब कुछ ठीक ठाक प्यारे बच्चों? उसके बाद मैं बातों को लेकर जब आगे बढ़ूं, ठीक है, तो आगे क्या है? इस कारण इनके काटने पर दर्द जलन का अनुभव होता है। इस जलन व दर्द को शांत करने के लिए डंक पर लगे दुर्बल क्षारक जैसे बेकिंग सोडा, ठीक है, दुर्बल क्षारक जैसे बेकिंग सोडा, साथ साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लगाने पर प्रभावित क्षेत्र को आराम तुरंत मिल जाता है। यानी आप बेकिंग सोडा का जब भी नाम लोगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यही है, ठीक है। ये क्षारीयता का गुण दिखाता है, ठीक है। आप जो डालोगे तो आपके जलन के प्रभाव को थोड़ा कम कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं कि मधुमक्खी या चींटी के डंक में होता है फार्मिक एसिड, जो काटती है तो हमें दर्द का अनुभव और जलन का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्षारी अम्लीयता का गुण पाया जाता है। तो जैसे ये डंक मारती है, अपने एसिड को हमारे अंदर गिरा देती है, पोटका ऊपर आ जाता है, दर्द होने लगता है, आप उस जगह पर क्या बेकिंग सोडा का उपयोग कीजिए। बेकिंग सोडा का उपयोग करने से वह पोटका नहीं पड़ेगा और आपको जलन महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह काटती है तो
अम्लीयता का गुण दिखा के डाल देती है और हम क्षारीयता का गुण वहां पर दिखा के लगा देंगे, तो अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, आपको जलन नहीं होगा। तो आप इस चीज का उपयोग कीजिएगा। चलिए आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं आपसे ये बेहद ही उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस सेशन को शेयर भी कीजिएगा, अपने मित्रों को भी बताइए कि क्लास, बल्कि इस एक्सेल फाउंडेशन के चैनल पर सारा क्लास चल रहा है क्लास 10th वालों के लिए, तो आप सब लोग यहाँ से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।